Hello and welcome to PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is a quote which is "Facts are facts and will not disappear on account of your likes." So this quote has been given by our first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू जी. तो ये जो कोट है दैट वुड बी यूजफुल फॉर एसे राइटिंग एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो कोट है जैसा कि मैंने आपको कहा इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये कोट जो है वो एम्फेसाइज करता है ऑन द इम्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, मतलब द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स विच कैन नॉट बी निगेटेड और डिनाइड even when you impose so many other biases over it. तो regardless of how pleasant or unpleasant it may be, facts, सच्चाई तो सच्चाई, जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि सच्चाई तो सच्चाई है और आप उसको चाहे आप पसंद करें या ना करें, you have to accept it. तो significance of this quote देखते हैं क्या है, इस कोट का इम्पोर्टेंस क्या है. देखिए आज का जो समाज है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा, एन एरा विच हैज़ मूव्ड बियॉन्ड ट्रुथ. ये वर्ड काफ़ी प्रोमिनेंट हो रखा है आज के टाइम में, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी. तो ये वर्ड या ये जो पूरा का पूरा कोट है ये क्यों आज के डेट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि माना जाता है कि आवर सोसाइटी इज़ मूविंग इनटू अन एज विच इज़ पोस्ट ट्रुथ एज. ये जो वर्ड है काफ़ी नया है, रिलेटिवली न्यू है. दिस वॉज इंक्लूडेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओनली इन द ईयर 2016. पोस्ट ट्रुथ का क्या मतलब होता है? पोस्ट ट्रुथ मीन्स अ सिचुएशन वेयर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर लेस इन्फ्लुएंशियल एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इज डन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन. तो ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए एसे राइटिंग इज ऑल अबाउट having key terms and ability to use them in appropriate and organic manner. तो यहाँ पे 3-4 टर्म हमारे सामने आ गए हैं. एक है पोस्ट ट्रुथ, इम्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स. तो पोस्ट ट्रुथ एरा क्या है जी? हम जिस एज में रह रहे हैं इस एज में सच्चाई क्या है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है. फैक्ट और क्या फैक्ट है, क्या ट्रूथफुलनेस है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है. It has become insignificant or you may say irrelevant. More important thing is कि what you believe and how you want to believe about something. So the post-truth society is something like this. I believe therefore I am right. भाई मेरे लिए तो ऐसा ही होता है, right? एक समझाने के लिए मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. एक मूवी आई है हाल फिलहाल में आदि पुरुष. अभी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है. अच्छी है बुरी है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी है, बट एवरीवन हैज़ मेड एन ओपिनियन अबाउट इट कि बहुत ही बेकार फिल्म है. मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, बेकार होगी सब कह रहे हैं तो, लेकिन उन लोगों ने भी ओपिनियन बना लिया है जिन्होंने मूवी देखी भी नहीं है कि बहुत ही बेकार है. सो दिस इज़ हाउ वी बिलीव एंड वी स्टार्ट टू बिलीव कि दिस इज़ ट्रू जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलीव अबाउट समथिंग. दिस इज़ पोस्ट ट्रुथ एज, एन एज वेयर फैक्ट्स हैव बिकम लेस इम्पॉर्टेंट. क्या फैक्ट है उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है. वैसे हालात में जब हमारा समाज पोस्ट ट्रुथ एरा में जा रहा है, वैसे हालात में ये कोट इम्पॉर्टेंट है. लोगों को रिमाइंड कराना जरूरी है कि देखिए भले आप फैक्ट को इम्पॉर्टेंस ना दें, लेकिन फैक्ट तो फिर भी फैक्ट है और आपके पसंद या नापसंद करने से सच्चाई बदल नहीं जाती. लेकिन ये बात मैं कह रहा था, इन द पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी फैक्ट्स का जो रिलेवेंस है उसको बहुत हद तक रिड्यूस किया जा चुका है. फैक्ट्स हैव बिकम लेस रिलेवेंट और यू में से इररिलेवेंट. ऐसा क्यों हो रहा है? पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी आखिर राइज क्यों कर रही है? क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक. जैसे पैंडेमिक का एज है जिसमें बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो स्प्रेड हो रहे थे, वैसे ही माना जाता है कि मौजूदा टाइम में हम लोग एक और तरह के एपिडेमिक में हैं जिसको कहा जा रहा है इन्फोडेमिक. इन्फोडेमिक मतलब लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग इन पब्लिक डोमेन मेनली थ्रू सोशल मीडिया. इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में इन्फोडेमिक का एज हो चुका है. ऐसा क्यों? इन्फोडेमिक एज आया कैसे?
इन्फोडेमिक एज आया है मेनली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और बाकी जो भी ट्रेडिशनल मीडियाज़ थे उसके बीच में एक सबसे बड़ा अंतर है, वो है कि इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन इज़ पोटेंशियली अ कंटेंट जनरेटर। हर इंसान अपने तरफ से कंटेंट बनाकर के पब्लिक डोमेन में डाल सकता है। जैसे अभी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, सो आई एम गिविंग सम कंटेंट फ्रॉम माय साइड इनटू द पब्लिक डोमेन। अभी आई डेलिबरेटली अवॉइड माय ओपिनियन and I just read the news articles and the opinion expressed by the writer of those articles, क्योंकि जितना ज़्यादा सब लोग अपना अपना पर्सनल ओपिनियन पब्लिक डोमेन में पुश करेंगे उतना ज़्यादा एक माहौल बनेगा इन्फोडेमिक का, और उस वैसे हालात में जो लोग हैं वो अपना ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को इस्तेमाल किए बिना दे विल सेव देयर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज सर्कलिंग अराउंड और मूविंग अराउंड। So this is the age of infodemic. Infodemic is the age on the rise because of social media, and social media has provided everyone a platform to act as a content generator. इसके कई examples भी हैं, जैसे जब फर्स्ट वेव आया था पैंडेमिक का तो एक टर्म बहुत प्रोमिनेंट हुआ था कोरोना जिहाद, कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं, मरकज़ तबलीगी जमात के लोग, वो कोरोना जिहाद कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बिहार के एक जर्नलिस्ट मनीष कश्यप फेक वीडियो शेयर करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि बिहार के जो वर्कर्स हैं उनको तमिलनाडु में हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ सो मेनी इन्फॉर्मेशंस आर देयर इन पब्लिक डोमेन कि आपको अब सच्चाई के बारे में पता लगा पाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है कि क्या सच है क्या गलत है। पहले लिमिटेड सोर्सेज थे, दूरदर्शन में न्यूज़ सुन लिया, ऑल इंडिया रेडियो सुन लिया, तो देयर the informations that would come to you, you would take it as truth. But now different kinds of informations are there, and it all depends on you कि which patch of information you want to pick and what you actually want to hear. And this is how we have moved into the age of post-truth society. 4 or 5 terms that are always very useful in current times while writing essay or ethics answers. Post-truth society, because we are living in the age of infodemic where everyone is a content generator. And ये जो impact है post truth society का, that is hampering our democratic processes also, democratic system also. क्यों? क्योंकि we live in the modern age where we practice representative democracy, जहाँ हम अपने representative को चुन करके भेजते हैं। हम जब भी अपने representative को चुन करके भेजेंगे to make law on our behalf, policies on our behalf, तो चुनने के लिए हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस रिप्रेजेंटेटिव या पोटेंशियल कैंडिडेट का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। वो सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? मीडिया के थ्रू मिलता है। बट मीडिया आजकल इतना ज़्यादा डाइवर्स हो गया है और यू में से टीआरपी ओरिएंटेड हो गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशंस आते हैं पब्लिक डोमेन में, सच इन्फॉर्मेशंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो जब हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रहे, टीआरपी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो वैसे हालात में हाउ वुड वी मेक आवर ओपिनियन एंड ऑन व्हाट बेसिस विल वी वोट? दैट इज हाउ मीडिया, विच इज नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इज बिकमिंग द बिगेस्ट थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी. इट इज बिकमिंग अ चैलेंज फॉर अदर रिमेनिंग थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. येट द कोट इज़ वेरी पर्टिनेंट. चाहे जो भी हो जाए, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी है, हम लोग के पास सही फैक्ट को पता करने का अब ज़्यादा कोई स्पेस बचा नहीं है, विलिंगनेस भी नहीं है. येट द फैक्ट आर फैक्ट एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन योर अकाउंट ऑफ लाइक्स. दैट स्टिल मैटर्स. भाई सच्चाई सच्चाई है, राइट? सत्यमेव जयते. बट अगर आप ध्यान से देखें, इसी आर्टिकल में लिखा, अभी तक जो लोग भी ऐसे लिखना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब तो मुझे लगता है कि इस साल जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो तो मुझे नहीं सुन रहे होंगे. अगले साल जो लोग मेंस लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ. इस साल जो मेंस लिख रहे हैं उनको तो ये सारी बातें हम सिखा चुके हैं. अगले साल जो मेंस लिखने वाले उनको मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसे का टॉपिक दिया हो तो आपको सिर्फ उसी लाइन में एक्सप्लेन नहीं करना है चीज़ों को. कभी कभार आप उस आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं जो आइडिया ऐसे के टॉपिक में दिया है. तो यहाँ पे आइडिया है फैक्ट्स आर फैक्ट्स, सच्चाई तो सच्चाई है. अब उसको आप थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि इफ़ वी पे क्लोज अटेंशन टू इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ इन हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, देखें कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, देन वी विल रियलाइज़ कि नॉट ऑलवेज फैक्ट्स हैव बीन गिवन सो मच इंपॉर्टेंस.
इनफैक्ट इन द एज ऑफ मेडिएवल टाइम, इनलाइटेनमेंट और रिनेसा से जस्ट पहले, द फैक्ट्स वेयर लीस्ट इंपॉर्टेंट, more important were the religious ideas. It was basically religion to which entire human consciousness was concerned, less concerned about evidences or facts. उसके लिए कई सारी बातें आपको पता है कि कॉपरनिकस हो या गैलीलियो हो, उन्होंने जब भी बात की अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, उनको उसके लिए बहुत हैरास किया गया, पीटा गया, जबकि दे वर रेडी टू प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड एविडेंसेस. बट जो उस टाइम के जो रिलीजियस लीडर्स थे, दे हैड इस्टेब्लिश्ड एज पर देयर रिलीजियस एक्सप्लेनेशन कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सो दैट वाज बीइंग फॉलोड बाय मेजॉरिटी. और कोई भी इसके अगेंस्ट जाता था इन द नेम ऑफ साइंस, तो दे वर हैरास्ड, टॉर्चर्ड and sometimes even massacred by the masses. So same story for Darwin. Darwin when came up with his idea of evolution, he was heavily criticized by church. तो जो भी उस टाइम के साइंटिफिक थिंकर थे, मेडिएवल टाइम के, जो मेडिएवल धीरे धीरे एंड हो रहा था, उस टाइम के जितने भी साइंटिफिक थिंकर्स थे, ऑल देयर आइडियाज वेयर रिजेक्टेड, इवन दे वर हरास्ड. सो ये कहना कि ट्रूथ is truth या facts are facts and will not disappear on account of your likes, that is not, or that has not been seen always. Even in the medieval time it was not seen, and even in the current times, in the age of infodemic, in the rise of social media, it is not seen. But हाँ, फिर भी जब आप कहते हैं facts are facts and will not disappear on your account of likes, it has some sense. सच्चाई तो सच्चाई है, right? But facts पे अराइव कर पाना is very very difficult, very you may say a complex task, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. हम लोग सब अपने आप को एक लिवरेज देना या जस्टिफिकेशन अपने लिए, अपनी किसी भी गलती के लिए, वी आर रेडी टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई आवरसेल्फ, एंड नॉट डेलिबरेटली. ये नहीं कि जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं. देयर इज एन इनर इंटरनल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट इज ऑलवेज इन एक्शन टू डिफेंड आवरसेल्फ, राइट. इसको साइकोलॉजिस्ट्स ने नाम दिया है कन्फर्मेशन बायस. ये टर्म है इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं तो कभी ऐसे राइटिंग वगैरह में काम आ सकता था. समझिए क्या है कन्फर्मेशन बायस. एक इंस्टिंक्ट है, हमारा सबके अंदर होता है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट. दैट इज ए टेंडेंसी टू सर्च फॉर फेवर और इंटरप्रेट एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट कन्फर्म्स आवर प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स. ये कन्फर्मेशन बायस मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये, एग्जाम्पल की मदद से. जो लोग भी क्रिकेट फॉलो करते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल को. वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का फाइनल चल रहा था और वहाँ इंडिया लगभग 400 ऐसे 450 रन का टारगेट चेज कर रही थी, और इंडिया ने अच्छी ओपनिंग की थी. शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ, और फिर शुभमन गिल ने एक ऐसा एज लगाया स्लिप में, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर कैमरून ग्रीन ने ऐसे कैच करने की कोशिश की. अब ये कैच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ. देख करके समझ नहीं आ रहा है कि ये कैच ग्रास हुआ था, ठीक तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया. अब जितने भी इंडिया के सपोर्टर्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, हम सब जब भी इस इमेज को देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि अरे कैच तो ड्रॉप हो गया था, कैच तो नहीं हुआ था, ये तो घास पे लग गई थी बॉल. दिस इज़ कन्फर्मेशन बायस. तो सच्चाई ये है, ये कोट कहता है कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स. आपने पहले इसके इंपॉर्टेंस को समझाया कि बात तो सही है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के ओपिनियन थे, लेकिन अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सच में फैक्ट्स पे अराइव कर पाना संभव है. और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ना, हर एक इंसान एक बायस लेकर के घूमता है, कन्फर्मेशन बायस. ऑस्ट्रेलियन लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल सही कैच है, इंडियंस को लग रहा है नहीं है, बिकॉज वी ट्राई टू गिव जस्टिफिकेशन टू द आइडियाज दैट वी वॉन्ट टू बिलीव इन. And that is how it is almost impossible to say what is fact, because we all have our own way of seeing the world. And in this context only UPSC का पूछा हुआ एक कोट काफ़ी पर्टिनेंट हो जाता है. समझिएगा ध्यान से. Truth is not taught, truth is lived. So the same event might be seen in different ways by different people, right? Because it is their own lived experiences or lived way. So everyone has their own way of perceiving truth or facts. So to say that facts are facts
and will not disappear is a questionable thing. Basically you are questioning this quote कि सर facts आखिर है क्या, सच्चाई आखिर है क्या. Is it possible that humans can be truly objective? Is it possible, ये conclusion part में आप लिख सकते हैं, is it possible to completely leave aside personal bias while making assessment of any kind? तो while the idea of true objectivity may be appealing, but in reality it is elusive. मतलब सत्यमेव जयते हम कहते तो हैं, थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, सत्यमेव जयते कहते तो हैं, लेकिन क्या सत्य है इस पे हम कैसे अराइव करेंगे. आप ब्रिटेन चले जाएं तो ब्रिटिशर्स आज भी वाइट मैन बर्डन थ्योरी या सिविलाइजेशन मिशन में बिलीव करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया वर्ल्ड को सिविलाइज किया. ईस्टर्न कंट्री जैसे इंडिया को उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के बारे में सिखाया, एंड दैट इज़ हाउ कंट्रीज लाइक इंडिया आर हैविंग डेमोक्रेटिक सेटअप. जबकि हम यहाँ मानते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया. सो दिस इज अ बायस, एंड हाउ वुड यू अराइव, हाउ वुड यू प्रूव दैट व्हाट इज ट्रू. The next article is about PM Modi calling for G20 membership for African Union countries. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए आपको पता है कि 2023 की G20 की चेयरमैनशिप इज बीइंग हेल्ड बाय इंडिया. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रपोजल दिया है कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए. अफ्रीकन यूनियन है क्या? एक 55 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, अफ्रीका के 55 देशों का ये ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. और इसका मेन गोल है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन डेवलप किया जाए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को कलेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए एट ग्लोबल फोरम सो दैट दे कैन हैव अ स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर. Exactly आप कह सकते हैं इन द लाइन विथ यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन इज बीइंग डेवलप्ड. इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2002 और इसका हेडक्वार्टर है इन एडिस अबब ऑफ इथोपिया. सो इसी साल जनवरी में 2023 जनवरी में ही एक मीटिंग हुई थी, ग्लोबल समिट हुई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जिसमें सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स थे दे हैड पार्टिसिपेटेड डिमांडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब मोर कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग एंड LDC कंट्रीज. वहाँ पे ये प्रपोजल दिया गया था कि अफ्रीकन यूनियन शुड बी मेड पार्ट ऑफ G20. उसी प्रपोजल को हमारी सरकार ने रिपीट किया है. ये जो समिट था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इससे रिलेटेड APSC ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था. अभी जरा देखते हैं कि आखिर इंडिया का क्या एम्बिशन है. वाई इंडिया इज स्ट्रांगली फेवरिंग इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20. क्योंकि इंडिया भी एक तरीके से उम्मीद कर रहा है कि अफ्रीकन यूनियन इंडिया को सपोर्ट करेगा इन इट्स डिमांड फॉर UNSC रिफॉर्म. आपको पता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है UNSC के अंदर रिफॉर्म्स. P5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाए और सिर्फ 5 कंट्रीज तक लिमिट ना रखा जाए, और दुनिया के देशों को, इंपॉर्टेंट देशों को इंक्लूडिंग इंडिया, बाकी किसी को करो ना करो बट एटलीस्ट हमें इंक्लूड करो एज परमानेंट मेंबर इन UNSC एज अ परमानेंट कंट्री, राइट. तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज अगर हमें सपोर्ट करते हैं, 54 या 55 कंट्रीज अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. और इसी कारण से इंडिया जो है अफ्रीकन यूनियन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी प्रोजेक्टेड एज अ लीडर ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मियावाकी फॉरेस्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए मियावाकी टेक्निक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट को डेवलप करने का एक टेक्निक है जो जापान के बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी ने डेवलप किया था. ये अप्रोच में क्या किया जाता है कि इस तरीके से प्लांटेशन की जाती है कि प्लांट्स का जो ग्रोथ का रेट है वो लगभग 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है, और जो रिजल्टेंट एरिया डेवलप होता है दैट इज़ अबाउट 30 टाइम्स डेंसर दैन नॉर्मल प्लांटेशन. तो आप अकीरा मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके आप मैन मेड फॉरेस्ट बना सकते हैं. फास्टर रेट में प्लांट्स उगते हैं एंड 10 टाइम्स डेंसर होते हैं. तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको सॉइल का टेक्सचर पहले अच्छे से समझना होता है कि सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का टेक्सचर है, और फिर आपको उस हिसाब से ट्री स्पेसीज या प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं, और उनको स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पुट करना होता है ताकि उनको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले, और रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र वगैरह आपको देना होता है ताकि प्लांट्स फास्टर तरीके से ग्रो करें.
अकीरा मियावाकी मेथड न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में मन की बात में उन्होंने अकीरा मियावाकी मेथड का जिक्र किया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे केरला के अंदर वहाँ के एक टीचर रफ़ी रामनाथ जी ने अकीरा मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके एक मिनी फॉरेस्ट जिसका नाम उन्होंने रखा विद्यावनम उसको डेवलप किया है। तो इस तरीके से हम लोग भी अपने अपने लोकेलिटीज़ में अकीरा मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके और एक रीजनल मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए तो बीएमसी, चूँकि महाराष्ट्र के अंदर खासकर मुंबई में लैंड की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो अकीरा मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे छोटे पार्सल्स ऑफ लैंड में डेंस फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about LEED Zero certification, and this topic is important from our syllabus GS Super 3 environment point of view. तो LEED का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। कैसा है देखिए, दुनिया के अलग अलग बिल्डिंग्स को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बने, एनर्जी सेविंग करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। और जो भी बिल्डिंग इस तरह के होते हैं उनको लीड सर्टिफिकेशन मिलता है, लीड जीरो सर्टिफिकेशन। जीरो से हमारा मतलब है जीरो इमिशन सर्टिफिकेशन। सो बिल्डिंग्स आसपास में पेड़ हों, उसके ग्लासेज ऐसे हों कि एनर्जी एफिशिएंट हों, लो एनर्जी वाले ग्लासेज हों, यानी कि कम से कम एनर्जी को ट्रैप करें। वो ऐसे ग्लासेज हों कि सनलाइट को कम से कम ट्रैप करें और जिस कारण से कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। तो इस तरीके से पूरे घर को डिज़ाइन किया जाता है दैट बिकम्स हेल्दी, एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स। इट इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड अचीवमेंट एंड लीडरशिप। इस तरीके से लीड जीरो सर्टिफिकेशन वाले बिल्डिंग्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सस्टेनेबल बिल्डिंग। तो लीड वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन वाले बिल्डिंग, उस दे कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव कार्बन इमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जाते हैं, वाटर रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लीड सर्टिफिकेशन में अलग अलग तरह के कैटेगरी के सर्टिफिकेशन होते हैं। बेसिक लीड सर्टिफिकेट होता है 19 से लेकर के 40 यूनिट तक के लिए, फिर लीड सिल्वर, लीड गोल्ड एंड लीड प्लैटिनम। 80 से ज़्यादा का स्कोर हो तो लीड प्लैटिनम कहा जाता है। द रेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। न्यूज़ यही है कि इंडिया के अंदर अब लीड सर्टिफिकेशन वाले बिल्डिंग सबसे ज़्यादा हो गए हैं पूरे दुनिया भर में, इवन सरपासिंग यूएस एंड चाइना। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गांधी पीस प्राइज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गांधी पीस प्राइज एक एनुअल प्राइज है, एनुअल अवार्ड प्राइज है, जो 1995 में भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। Gandhi Peace Prize is open to all regardless of their nationality, race, language, caste, creed और gender। तो गांधी पीस प्राइज में अवार्ड लगभग 1 करोड़ का अवार्ड दिया जाता है अलॉन्ग विद साइटेशन, प्लेक एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम आइटम्स। द प्राइज कैन बी गिवन टू इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही दिया जाएगा। तो गांधी पीस प्राइज 2019 में दिया गया था सुल्तान कबूस सईद अल सैद ऑफ ओमान, और 2020 में इसको दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान जी को, बांग्लादेश से, फादर ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। तो उनको बंधु कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। करंट न्यूज़ ये है कि 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज दिया गया है गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर की जो है, इसको 1923 में स्टैब्लिश किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर माना जाता है। इसने आज तक 41.7 करोड़ बुक्स पब्लिश किए इन 14 डिफरेंट लैंग्वेजेज। उसमें से 16 करोड़ तो अकेले श्रीमद् भगवद गीता इसने पब्लिश किया है। सोचो, 16 करोड़ भगवद गीता की कॉपी। एंड बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स एंड गांधीयन मेथड, गीता प्रेस को दिया गया है इस साल का गांधी पीस प्राइज। इस साल मतलब 2021 का। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, रेमिटेंसेस, लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट इज महाराष्ट्र। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सी, वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस टेम्परेचर या काम वेव्स, लेकिन क्लियर स्काई नहीं। यू नीड टू हैव ओवरकास्ट कंडीशंस फॉर डिक्लाइन इन ऑक्सीजन। तो तीसरा ऑप्शन गलत है।
करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2। यहाँ पे मैंने गलत ठीक कर दिया, इसको मैं ठीक कर दूंगा, 1 and 2 शुड बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।